नमस्कार दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं कैवल्य स्टडी सेंटर। और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा बच्चे बैठे हैं जिनका नाम है सुब्रत रंजन राउत। और ये हमारे कैवल्य स्टडी सेंटर के एक बेहतरीन स्टूडेंट में से एक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका अभी सिलेक्शन हो चुका है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एसीसी जीडी के थ्रू। और इनको जो पोस्ट मिला है सीएसएफ, तो सबसे पहले मैं इनको हमारे पूरे के पूरे टीम की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके परिवार को। जी, ठीक है। तो इनका मतलब कि सरकारी नौकरी हो चुका है। आप भी बहुत सौभाग्य है कि जो इनको आप हम लोग उनको वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और इनसे हम लोग जानेंगे कि इनका जो मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई घर परिवार से लेकर के इन नौकरी पाने तक का सफ़र, इसमें क्या क्या परेशानियां इनको झेलना पड़ा, कैसे कैसे यहाँ तक ये पहुँचे कि आज इनका ज्वाइनिंग हो चुका है। ज्वाइनिंग तो हुआ नहीं है, ज्वाइनिंग इनका 15 तारीख को होने वाला है। और इनका जो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा 15 जनवरी 2025। और ये राजस्थान में इनका ट्रेनिंग चलेगा। और उसके बाद लगभग ये लेके चलिए 10 से 1 महीना, 1 साल, 10 मंथ से 11 मंथ का आपका ट्रेनिंग होता है आपका। और 1 साल लेके चलिए ट्रेनिंग इनका चलेगा। उनके बाद इनको फिर जो जहाँ पर ये पोस्टिंग वगैरह होगा फिर आपका जाएंगे। ठीक है। तो सुब्रत जी से पहले हम लोगों ने बात करते हैं कि कुछ अपने बारे में बताएंगे, जैसे कि मान ली इनका नाम क्या है। नाम तो मैं बता ही दिया आपको। और जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह बताएंगे, और जैसे कि कौन सा मीडियम से पढ़े, क्योंकि हमारा जो जीडी में मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक मैथ, रीजनिंग, जीएस तो सारे बच्चे एग्जाम देंगे। लेकिन उसके साथ होता क्या है कि एक इंग्लिश और हिंदी में आपको दो पेपर लेना पड़ता है। उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ। और वो डिपेंड करता है बच्चा का टेंथ के ऊपर में। तो इनसे बात करते हैं हम लोग कि इनका जो स्कूलिंग कहाँ से रहा, कौन से मीडियम से पढ़ाई की, और साथ ही आपका सब्जेक्ट क्या लिए थे इनका, उनसे थोड़ा इनसे बात करते हैं हम लोग। जी सर, बताइए। जी सर, जैसे कि सर बोले, मेरा नाम सुब्रत रंजन राउत है और मेरा स्कूलिंग वही उड़िया मीडियम थ्रू से ही हुआ है। यहाँ से मतलब हम लोग उड़िया मीडियम में दिक्कत ये होता है कि इंग्लिश पूरा प्रॉपरली मतलब हम लोग को सिखाया नहीं जाता है सही से, कहीं पे ग्रामर मतलब आधा में रह जाता है। तो कंपैरेटिवली हिंदी ज़्यादा रहता अच्छा रहता है, इसलिए मैं ना मतलब मैं हिंदी चूज़ किया जीडी में। इससे पहले ऐसा किया नहीं था। जैसे कि सर से मिला तो मुझे वो सजेस्ट किए इंग्लिश मतलब ना लेके आप एक बार हिंदी में ट्राई करो, कोशिश करके देखो। तो जब मैंने हिंदी लिया तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया। जैसे कि 15-20 मार्क का मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया मेरा, जिससे कि सिलेक्शन लेने में आसानी होती है। देखिए, जैसे कि सुब्रत जी ने कहा कि ये एक हमारे उड़ीसा स्टेट लेवल से पढ़ाई की है, जो इनका स्कूलिंग था। उसके बाद ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन इनका अलग से आपका ग्रेजुएशन पास है ना जी आपका। जी। ये हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं हमारे, जो कि +3 इनका ख़त्म हो चुका है। तो एसएससी जीडी में क्या था कि इनका हमारे स्टेट लेवल से पढ़ाई किए थे। तो कम इनका जैसे कि बता रहे कि स्कूल वगैरह में इंग्लिश उतना अच्छा पढ़ाई होता नहीं, ये सही सत्य बात है। कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारे स्टेट लेवल पे जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, इंग्लिश मीडियम छोड़ दिया जाए उनको अगर, तो उतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिससे बच्चा हमारा क्या होता है, इंग्लिश में वीक हो जाता है। तो वीक होने के कारण क्या होता है कि बच्चा का मतलब जब बच्चा कंपटीशन में बैठता है, जब बच्चा हायर एजुकेशन पे जाता है, तो उनको अंडरस्टैंडिंग में, लिखने में, राइटिंग में, स्पीकिंग में बहुत दिक्कत होता है। तो क्योंकि जीडी एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप हिंदी भी ले लें, इंग्लिश में ले लें। तो मुझे जहाँ तक याद है कि जैसे इन्होंने बताया कि 2023 बैच में जो हमारे जीडी का स्पेशल बैच था, ये हमारे स्पेशल प्रैक्टिस बैच में आए थे। तो इन्होंने बोला कि सर जी मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो मैं बोला ठीक है आप इंग्लिश पढ़िए, बट एक बार हिंदी ट्राई करके देख लो, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे उस समय, हमारे पास मैडम पढ़ाती है हमारी सोनी मैडम। तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारा मॉक टेस्ट लगाया था। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखिए इनका कि मार्क बहुत अच्छा अच्छा मार्क आया इनका। तो मार्क आने के बाद इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश से स्विच करके और हिंदी में लेकर आया। और देखिए जैसे इन्होंने बताया कि 20 से 15 से 20-25 मार्क इनका एक्स्ट्रा आया, जो कि इनका ज्वाइनिंग देने में कट ऑफ से बहुत इनका मार्क हाई गया आपका। सही है तो। जी सर। ठीक है, देखो। तो अभी हम लोग इनसे बहुत सारे बात आज डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट इनसे कुछ लोग बात देते हैं कि जो इनका मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के लिए कुछ लोग, हर लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे पढ़ना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। इनसे जानते हैं कि कैसे ये टाइम को मैनेजमेंट किया और इनका स्ट्रेटेजी क्या था एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, जैसे कि हम मतलब जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसमें हम लोग का फिजिकल भी रहता है। तो इसलिए हम सुबह पहले तो रनिंग के लिए जाते थे। आधा घंटा 1 घंटा हम लोग फिजिकल वर्कआउट करके आते थे। उसके बाद हम लोग फिर सुबह अगर क्लास रहता था तो क्लास आते थे, नहीं तो सुबह डेली 2 से 3 घंटा हम पढ़ाई करते थे। जैसे कि हम लोग जॉब भी करते हैं, तो ऐसे सुबह 2-3 घंटा पढ़ने के बाद हम लोग जॉब 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 में जाते थे। उसके बाद वहाँ पे 4-5 घंटे के बाद हम लोग रिटर्न आते थे। फिर कोचिंग हम क्लास हम लोग का रहता था, तो कोचिंग क्लास ख़त्म करके फिर 2-3 घंटा पढ़ लेते थे। फिर शाम को थोड़ा बहुत काम रह जाता था, तो वो काम ख़त्म करके फिर हम रात को 1 घंटा पढ़ते थे। तो हम दिन में सबसे ज़्यादा टाइम हम मैथ्स को देते थे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम टाइम नहीं देंगे तो वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं छूट रह जाता है। तो एग्ज़ाम के टाइम हम लोग को मतलब स्विच मतलब इतना दिमाग में आता नहीं है ठीक टाइम पे।
इसलिए मैथ को हम सबसे ज़्यादा टाइम देते थे। उसके बाद रीजनिंग को देते थे, उसके बाद हिंदी को देते थे, लास्ट में जीएस को देते थे। होता क्या है कि जीएस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब हम लोग का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, तो जितना भी पढ़ ले वो कम रहता है जीएस के लिए। जीके और करंट अफेयर्स जो रहता है, जितना भी पढ़ ले थोड़ा बहुत छूट ही जाता है, इसलिए हम उसको लास्ट में रखे थे, बाकी को पहले रखे थे। जैसे मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, मतलब 4 सब्जेक्ट में से हम 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते थे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इन तीनों में हम लोग को मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट था वो जीएस था, जिसमें कि मैं ज़्यादा पढ़ता था तो याद नहीं रहता था। लेकिन मैथ, रीजनिंग में ऐसा मतलब सीन नहीं है, उसमें अलग सीन है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब जल्दी उसको कवर कर पाएंगे। देखिए जैसे इन सुब्रत जी ने कहा कि इनका जो मेन सब्जेक्ट था रीजनिंग था, मैथ था और इनका हिंदी था। हिंदी इन्होंने चूज़ किया था। जीएस को थोड़ा कम समय दिया करते थे क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सेक्शन था, सत्य जीएस बहुत बड़ा सेक्शन है। तो थोड़ा सा मैं इनका मार्क वगैरह बताता हूँ। देखिए जैसे इन्होंने बताया, देखिए इनका जो मार्क एक्चुअली में जो आया था हिंदी में, जो हिंदी सब्जेक्ट था इनका, इनका 28.75 आया था। और मैथ में जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें इनका आया था 31.25। और रीजनिंग में इनका आया था 37.75। मतलब आउट ऑफ 40 में से रीजनिंग में देखिए इनका 37.75, बहुत बढ़िया स्कोर था इनका। और जीएस में अगर देखेंगे, जीएस में सिर्फ ओनली 9 मार्क, कितना है बेटा, ओनली 9 मार्क इनका आया था। तो जो रो मार्क इनका बना था 106 रो मार्क बना था। और फाइनली आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका जो मार्क हो गया था 121 ना 1 to 1 हो गया था। और इनका जो कट ऑफ गया एक्चुअली में ये गया था आपका 103। कितना गया, 103। जिनमें इनका जो पसंदीदा जो पोस्ट था, जो इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस था सीआईएसएफ का, वो पोस्ट इनको मिल गया आराम से। तो देखिए आप भी देख सकते हैं कि जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसको अच्छा से फोकस करना है। जो मेन सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें वीक है, उसको अगर उतना अच्छा फोकस नहीं भी कर पा रहे बट पढ़ना है आपको। देखिए इनका जो 9 मार्क आया है जीएस में, अगर मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो उनका 0 आ जाता, तो हो सकता है 9 मार्क इनका कम आता ना। तो आपको उसको ही पढ़ना, जो अच्छा है उसको और बेटर बनाएंगे, जो वीक है उसको भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे अगर जितना समय आपके पास से मिल रहा। एक बहुत प्यारा सा बात बोलेगा, सर जी हम जॉब करते थे, मॉर्निंग में उठ कर थोड़ा वॉकिंग रनिंग करते थे फिजिकल वगैरह, फिर देखिए जॉब जाते थे, जॉब से आके फिर क्लासेस में आएंगे, फिर जॉब जाते थे, जॉब जाके फिर से आके पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, मेहनत करके यहाँ बैठे। और जैसे इनके बारे में जानते हैं हम लोग, इन्होंने आपका ये तीसरा अटेम्प्ट ना, जी देखिए इनका ये तीसरा अटेम्प्ट था। देखिए 2021 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, थोड़ा इनसे हम जानते हैं हम लोग उनके बारे में कि 22 में ये क्या सोच के एग्जाम दिए थे, क्या रिजल्ट हुआ, फिर जाके 21 में भी दिए थे, 23 में फाइनली इनका सिलेक्शन हो चुका है, जो 23 वाला बैच में, 24 वाला बैच में। मैं जब मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में जब पहले पहले मुझे पता चला फर्स्ट टाइम, तो मैं जीडी के बारे में जब सुना तो सोचा कि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था। तो पहले एक बार हमें एग्ज़ाम दे के चेक किया, 2021 वाला एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आया, क्वेश्चन सब समझ में आया। और फिर मुझे थोड़ा आइडिया आया कि हाँ, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको। तो उसके बाद मैं 2022 में जब एग्ज़ाम दिया उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन लास्ट में जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है मेडिकल टेस्ट के टाइम, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि डॉक्यूमेंट में थोड़ा गलती रह गया था। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है उसमें जो जहाँ पर पेरेंट्स का नाम रहता है, फादर का नेम, वहाँ मेरा ग्रैंडफादर का नेम था, जिसके लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आप लोग मतलब उसका भी ध्यान रखा करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के टाइम मतलब वो हल्के में लेंगे तो लास्ट में सब मेहनत में पानी फिर जाता है। थोड़ा थोड़ा गलती के लिए भी मतलब लड़कों को काट दिया जाता है। जैसे कि मेरा मेरा मतलब इतना ध्यान नहीं रहा तो मैं चेक नहीं किया था डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली उधर टेस्ट में जाके चेक किया तो उधर वो लोग मुझे काट दिए थे। उसके बाद में थर्ड टाइम, उसके बाद वो कैंसिल होने के बाद थर्ड टाइम में जैसे सेंटर के बारे में मुझे पता चला, जब कैवलियर सेंटर है वहाँ पर हम लोग मतलब मेरा दोस्त लोग भी पढ़ते थे, तो उसके बाद मैं वहाँ आके मतलब ज्वाइन किया। जैसे प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन किया, इधर फुल बैच भी होता है, प्रैक्टिस बैच भी होता है। तो ज्वाइन करने के बाद अब 2023 वाला एग्ज़ाम जब दिया वो मेरा निकल गया, क्योंकि इधर यहाँ पर सब फैसिलिटी मिलता है आपको, जितना आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए, जितना मतलब आपको चाहिए, मॉक टेस्ट से लेके आपको कंप्यूटर भी मिलता है, सब कुछ फ्री में मिल जाता है। मतलब सपोर्ट सब हर किसी से मिलता है, स्टाफ और सर सबसे जितना सपोर्ट चाहिए सब सपोर्ट मिलेगा आपको। तो उससे मतलब सुविधा हुआ मुझे क्लियर करने में। तो सुब्रत जी आपका जो 2022 में जो आपका सिलेक्शन हुआ था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा पोस्ट में सिलेक्शन हुआ था जिसमें आप डीबी में कटे थे। वो मेरा आईटीबीपी में मैं कोशिश किया था उसमें, जो 2022 वाला में, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट में ही कट गया था। उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन तो हुआ नहीं, उसके बाद मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो इनका जो देखिए देखिए इन्होंने बताया जैसे कि 2021 में जब इनको मालूम चला एसएससी जीडी के बारे में, इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया। वो पढ़ाई कैसा, सेल्फ प्रिपरेशन था या किसी कोचिंग में ज्वाइन किए थे आप? नहीं, मैं सेल्फ ही प्रिपेयर कर रहा था। उसके बाद देखिए सेल्फ प्रिपरेशन किए थे, सेल्फ प्रिपरेशन करके ही इनका जो पहला राउंड 1 किया, राउंड 2 जो दिया 2022 में, कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन किया था कहीं पर भी? नहीं, 2022 के टाइम तो मैं एक जगह में
हल्का फुल्का बस पढ़ने गया था, छोटा मोटा लाइब्रेरी था उधर, और घर में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था। लेकिन फिर उतना अच्छा वाला मार्क भी उस टाइम आया नहीं था, तो मार्क भी इतना नहीं था कि मतलब फाइनल मिनट में हो जाता है या नहीं होता, वो पता नहीं था उस टाइम। लेकिन इस टाइम मेरा मार्क अच्छा आया क्योंकि मैं इधर आके सर का जो सजेशन भी लिया। मैं इंग्लिश में ट्राई कोशिश कर रहा था पहले, तो उसमें मार्क मेरा इतना मतलब बढ़ नहीं रहा था, मेरिट क्रॉस नहीं कर रहा था। यहाँ पर मुझे सजेशन भी अच्छा मिला, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी किया, तो मेरा रिजल्ट भी आ गया। कितने खूबसूरत बात इन्होंने बताया कि जब इनका जो पहला वाला था इन्होंने ट्राई के लिए दिया, सेल्फ प्रिपरेशन था, उसके बाद भी जो सेल्फ प्रिपरेशन से ही दिए, बट दिए तो उनका मार्क उतना अच्छा नहीं आया, हालांकि इनका सिलेक्शन हो गया था। बट दिक्कत हुआ कि इनको जो पोस्ट मिला आईटीबी पोस्ट मिला। अब पता है उसमें काफ़ी परेशानी वाला पोस्ट है, बट पोस्ट तो पोस्ट होता है ना, नौकरी नौकरी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इनका जो डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गया था, जो इनका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें इनका क्या हुआ था कि जहाँ फादर का जगह पे ग्रैंडफादर नाम हो गया, जैसे इन्होंने बताया, इसलिए इनका रिजेक्ट हो गया। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे व्यूअर्स है, वो देख रहे हैं मेरे को, तो ध्यान रखिए जब भी किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना है, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करना है, आपका जो नाम मैट्रिकुलेशन में है, पापा का, मम्मी का, फादर का, सेम सेम स्पेलिंग देख करके आपको अप्लाई करना, अलग वाला अप्लाई नहीं करना, नहीं तो आप भी जाएंगे एग्जाम सेंटर के बाहर से भगा दिए जाएंगे, या क्वालिफाई होकर जाएंगे, ज्वाइनिंग के समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद देखिए जैसे कि और इनसे हम लोग बातचीत करते हैं आगे चल के। देखिए मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ उनके बारे में कि जब ये हमारे पास में आया था, ये आए कैसे। देखिए इनको जैसे बताया कि इनको नीड था, 2023 में मार्क कम आ गया था, तो इनको देखिए यहीं पे जरूरत होता है कोचिंग सेंटर का। जैसे कि इन्होंने क्या किया, सर्च किया बहुत जगह, कहीं पे कोचिंग नहीं मिला। हमारा कैवल्य स्टडी सेंटर हर साल हम लोग एसएससी जीडी का एक स्पेशल बैच रन करते हैं, और ये हमारे वही स्पेशल बैच के लिए रनिंग में आए। और मुझे आज भी याद है कि ये सब जो हमारा लास्ट ईयर जो बैच था 2024-23 वाला बैच था, हमारा 23-24 जो सेशन का बैच था, ये सबसे पहला स्टूडेंट थे जो कि ज्वाइनिंग किए। मुझे आए, ज्वाइनिंग किए और बोल दिए सर मेरे को पढ़ना है, बस मेरे को पढ़ना है, क्योंकि कहीं भी कोई भी स्पेशल बैच किसी के पास में नहीं था, ये सब जगह पता किए थे ना। जी सर। तो हमारा सेंटर स्पेशल बैच हर साल करते हैं, हम लोग क्या किया, एडमिशन कर ले गए। अब हमारे पास दिक्कत हुआ कि सिर्फ एक ही बच्चा था, यही थे, और कोई था नहीं हमारे पास में। टाइम हालांकि काफ़ी था, तो हम लोग वेट किए कि कम से कम 15 दिन, 20 दिन, एक मंथ की क्या होगा। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आ गए, उन्हीं में से शांति थी, ये है, और बहुत सारे बच्चे, सबका इंटरव्यू आपको मिलेगा बहुत जल्द, जिनमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया इन्हीं के बैच में, जो बैच में साथ में पढ़ते थे। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। देखिए कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है आप ट्राई कर लिए, आपसे हुआ नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो किसी भी कोचिंग सेंटर या मेंटर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। वहाँ जाने से एक माहौल बनता है, वो लोग सजेस्ट करेंगे। जैसे ये 2 बार बोल चुकी है अभी तक कि ये इंग्लिश लेना चाहते थे, बट सजेशन पे इंग्लिश चेंज करके हिंदी किए, जिससे कि इनका जो कट ऑफ मार्क क्रॉस नहीं हो रहा था, वो कट ऑफ मार्क से बहुत ज़्यादा आगे निकल के चले गए आपका। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होता है कि किसी भी मेंटर्स या कोचिंग सेंटर से सजेशन लेने से वो लोग अच्छा सजेशन देंगे, जो अच्छा कोचिंग सेंटर से, ऐसा कहीं पर भी नहीं चल जाना है आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग इनसे एक सवाल पूछते हैं हम लोग इनका, कि जब इनको जॉब लग गया, मान लीजिए जब ये हमारे पास में आए, पढ़े, हमारी टीम ने पढ़ाया, सब कुछ हो गया, जॉब जब इनका लग गया, मुझे अभी भी याद है जिस दिन इनका फिजिकल था, ये और इनके भाई सुशांत, दोनों भाई, ये दोनों भाई का एक दिन फिजिकल, एक ही दिन था ना, एक ही दिन दोनों का फिजिकल था। इनका फिजिकल जैसे क्लियर हुआ, मैं शाम को आया, दोनों भाई हमसे मिलने के लिए आए थे, बहुत ही खुशी लगा मुझे, पूरा इनका शकल में पूरा इतना खुशी था, मैं देख के खुशी था इनका। दोनों भाई एक साथ में आए हमारे पास, और दोनों बोले सर जी हमारा फिजिकल हो गया। अनफॉर्चुनेटली उनका थोड़ा मार्क कम था सुशांत का, 1-2 मार्क से कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 फरवरी से फिर से एग्जाम है, इस बार उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इनको जानते हैं कि जैसे जब इनका जॉब लगा एसएससी का, तो घर में बताए होंगे, आपको मालूम कैसे चला, खुद देखे, रिजल्ट रात को 12-1 बजे निकला था हमारा, तो खुद से आप देखे, कोई दोस्त बताया, आप बताने के बाद कैसा क्या अनुभव हुआ, फैमिली को, पापा को, मम्मी को, दोस्तों लोगों को कैसा रिएक्शन हुआ आप लोग का। नहीं, जैसे कि हम लोग रिजल्ट जब आया पूरा मिडनाइट पे आया था। इस बार हम लोग का रिजल्ट अभी मतलब दिन शाम को भी नहीं आया था, पूरा रात को 12 बजे की तरफ आया था। तो मैं तो ऐसे ही मतलब मोबाइल देख रहा था कि हम लोग का तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, तो मैं रात को बैठ के मोबाइल देख रहा हूँ, तो फिर एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब से कि हाँ रिजल्ट आ गया बोल के, तो मुझे उधर से पता चला। फिर मैंने डाउनलोड किया, हम लोग का जो कोचिंग का भी ग्रुप रहता है उसमें भी शेयर हुआ था, तो मैंने उधर से चेक करके देखा अपना रिजल्ट, फिर घर में भी सबको बताया। तो घर में ऐसा था कि सीन था, वो मतलब बोलते थे गवर्नमेंट जॉब इतना आसानी से लगता नहीं है। मेन चीज़ है वही कि मतलब उनको यकीन मतलब पहले से इतना था कि हाँ कर लेगा बोल के, लेकिन इतना आसानी से होगा उनको मतलब सोचे नहीं थे वो लोग, क्योंकि हम लोग का फैमिली में भी मतलब पहले कोई गवर्नमेंट जॉब किए नहीं है, सब प्राइवेट में ही थे, या मतलब यहाँ कहीं पे भी प्लांट में करते थे। तो मतलब गवर्नमेंट सरकारी नौकरी जो रहता है वो नहीं हुआ था कभी। तो सुन के खुश हुए, रात को सबको ही उठ गए थे जब मैंने बोला, तो मैं भी खुश हुआ था, क्योंकि उस टाइम पिछली बार कट गया था लास्ट एंड मोमेंट में, इस बार जब हो गया तो खुशी हुआ। और फिर मैंने सबको बताया रात को, तो जो देर हो गया था, फिर घर वालों को बताया, सब खुश हुए। उसके बाद उसका अगले दिन फिर सबको मतलब इन्फॉर्म किया, कोचिंग में सर को भी बताया, ग्रुप में भी मतलब इन्फॉर्म किया।
सब दोस्त लोग को भी पता चल गया था, सबको ही कंग्रेचुलेट कर रहे थे सुबह से मुझे। जैसे इन्होंने बताया कि इनका इस बार जीडी का जो रिजल्ट था रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया था। हमारे भी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, हम लोग भी वहाँ पर शेयर किए थे। इनको और भी यूट्यूब से कहीं से नोटिफिकेशन आया, देख के यार फैमिली, इनका फैमिली में भी क्या हुआ कि पहला ये लड़का है जो कि इनका जॉब लगा। ऑब्वियसली सबको खुशी होगा। जैसे इन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। देखिए ये लोगों के मन में एक ना गलत भावना लग गया है कि सरकारी नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। ये सत्य है कि लगना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो ठान लें उसका लगना जरूर है। ये आज नहीं तो कल लगेगा। देखिए इनका जो जॉब लगा 2021 वाले में कटे थे, जो 22-23 वाले में कटे थे, फाइनली 24 में सिलेक्शन हुआ। इनका तीसरा अटेम्प्ट था। और जो मेरी शांति है, शांति जिसका इंटरव्यू आप देखेंगे अभी यूट्यूब पे आपको मिलेगा बाद में, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो होता है किसी का फर्स्ट में हो, किसी का सेकेंड हो, किसी का थर्ड में हो, किसी का फोर्थ, किसी का 5-5 साल भी लग जाता है। लेकिन जो लगे रहेगा, ठीक से लगे रहेगा, उनका जॉब आज नहीं तो कल पक्का लगेगा। जैसे इनका लगा, और भी ढेर सारे बच्चों का हमारा लगा है। चलिए आगे सेशन को हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों का इनसे 2-4 बात पूछेंगे कि जो हम, जैसे कि आज का डेट में सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बना हुआ हमारा मोबाइल। दोस्त डिस्टर्ब करे चाहे नहीं करे, मोबाइल हम लोग को डिस्टर्ब करता है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म वगैरह हैं। तो उन सब चीज़ों से ये अपने आप को कैसे बचा के रखे, या उसको यूज़ करते करते ही जॉब लगा, इनका हम लोग राय जानना चाहते हैं कि इनका पर्सनल ओपिनियन क्या है उस सब चीज़ को, मैटर को लेके, कि मोबाइल को कैसे यूज़ किया जाए और कैसे किस एप्लीकेशन में रखा जाए, ना रखा जाए, कि जॉब के बाद यूज़ किया जाए, कैसा क्या। इनसे हम लोग सुब्रत जी से जानते हैं थोड़ा उसके बारे में बातचीत। नहीं देखिए, मोबाइल आज का टाइम पे तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि कोचिंग से नोट से लेके सब कुछ मतलब मोबाइल पे ही आता है। जी, मोबाइल पे ही आता है जो भी है। लेकिन हम लोग तो, जैसे हम लोग लड़के हैं तो इतना मतलब काम के टाइम भी मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। तो उस टाइम मेरा जितना भी एंटरटेनमेंट करना रहता है मोबाइल में, मैं उस टाइम ही देख लेता था। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करता था। जितना टाइम मुझे पढ़ाई में देना है वो मैं पहले से फिक्स करके रखा हुआ था। मेरा क्लास टाइम इतना है, मेरा पढ़ाई टाइम इतना है, इतना टाइम मैं पढ़ाई करूँगा। मोबाइल साइड करके, मोबाइल से पढ़ना है तो मैं मतलब उसको साइलेंट मोड में रख के पढ़ता था, जैसे कि डिस्टर्ब ना हो। मोबाइल यूज़ करते थे हम लोग, टाइम के हिसाब से मोबाइल यूज़ करते थे। जैसे कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते थे, मोबाइल के टाइम मोबाइल देखते थे। हर टाइम मोबाइल पकड़ के रहेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। पढ़ाई के टाइम मोबाइल नहीं चला सकते। जिस टाइम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं उस टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे थे। जैसे हम लोग जॉब के टाइम मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे, तो जॉब के टाइम मोबाइल भी देख सकते थे, इतना नहीं। लेकिन पढ़ाई के टाइम हम सिर्फ पढ़ाई करते थे। जितना टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हो उतना टाइम पढ़ाई को ही देना है। क्लास के टाइम क्लास करना है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है। बाकी टाइम आपको बच रहा है, जिस टाइम आप खाना भी ना खा रहे हैं, घूमना फिरना कर रहे हैं, उस टाइम मोबाइल देख लेंगे अगर देखना ही है तो। बहुत बढ़िया सजेशन दी कि देखिए ये जॉब भी करते थे, जैसा मैं बताया मॉर्निंग में जॉब करते थे, फिर रात को शाम को क्लासेस करने के बाद दिन भर फिर रात को जाकर 10 बजे तक जॉब करते थे। और बताया कि मोबाइल तो हम जॉब के समय भी देख सकते हैं, कि उस समय तो हम पढ़ नहीं सकते। ये तो सत्य है कि मैं काम के समय पढ़ तो नहीं सकता हूँ ना। ये सेल्स में, आई थिंक सेल्स में थे ना, जी सर, सेल्स में। सेल्स में काम करते थे। जैसे कि मॉर्निंग में काम करते थे, शाम को यहाँ से क्लास जाने के बाद में, जैसे हमारा 3 बजे से या 4 बजे से क्लास होगा, शाम को 6-7 बजे के बाद 8 बजे से रात को 10 बजे तक जॉब क्या करते थे। तो ये उस समय मोबाइल देखते थे, या खाते समय मोबाइल देख लिया, आपका थोड़ा रेस्ट करे उस समय फ़ोन देख लिया। बट पढ़ाई के समय ओनली पढ़ाई, उस समय मोबाइल नहीं। बट आजकल के बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई का मोबाइल पे ही सब पढ़ाई करते हैं। जैसे फेसबुक पे पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ाई कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पढ़ाई कर लेते हैं रील्स वगैरह देख के वहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसी में ही उनका 5-5 घंटा में, पर्सनली कुछ बच्चों का एक मोबाइल में एक होता है डिजिटल वेलबिंग बोल के एक एप्लीकेशन होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, डिजिटल वेलबिंग जाके देखिएगा एक एप्लीकेशन होता है, उसको ऑन करिएगा, वहाँ पर दिखाएगा आप दिन भर में कितना मोबाइल यूज़ करते हैं। कितने बच्चों का मैं कभी कभी मतलब उनका ऑन कर देखता हूँ, दिखाओ कितना फ़ोन ऑन किया है, उनको पता ही नहीं है। मैं देखता हूँ तो 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा वो लोग फ़ोन चलाते हैं। मैं बोला सच में? बोले नहीं, हाँ सर चलाते, यूट्यूब देखते, फेसबुक देखते। पढ़ती कब है? बोलती यहीं पढ़ लेते हैं। मैं बोला यहाँ पढ़िए, मोबाइल कोई पढ़ता है जी? मोबाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए। अगर आप 18 घंटा अगर फ़ोन देख रहे हैं तो पढ़ कब रहे? ये सत्य है। 18 घंटा अगर फ़ोन देख रहे हैं पढ़ कब रहे? 18 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा से कम किसी का नहीं निकलता है। अब विश्वास करेंगे, मेरा फ़ोन देखेंगे, मेरा फ़ोन में 2 घंटा 3 घंटा ही मैक्सिमम मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, पूरा मॉनिटरिंग करता हूँ। देखिए अभी कितना दिख रहा है आपको मेरे फ़ोन में टाइम, आज का फ़ोन 2 घंटे की। देखिए 2 घंटा मेरा फ़ोन आज दिन भर में। आज हमारा शाम का 5 बज गया, मतलब लगभग दिन खत्म होने वाला है। ओनली 2 आवर्स फ़ोन की, उस 2 आवर्स में भी अगर आप मैं दिखाना चाहूँ, बताइए देखिए मैं क्या दिखाऊँ। देखिए आपका जो दिख रहा है व्हाट्सअप 30 मिनट्स, कॉन्टैक्ट्स आपका 15 मिनट, और फोटोज़ 1 आवर। फोटोज़ मतलब क्योंकि मैं बातचीत करते समय फ़ोटो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए 1 घंटा दिखा रहा है। नहीं तो ऑलमोस्ट मैं 1 घंटा ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
बहुत रेयर केस में ही 2-3 घंटा फ़ोन होता है ना, तो 1 आवर 1.5 आवर। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर मैं फ़ोन देखूंगा तो आप लोग के लिए मेहनत कब करूंगा, आप लोग के लिए कंटेंट कब रेडी करूंगा, आपको पढ़ाएगा कौन आपको अच्छा से। तो ये सब चीज़ों को टीचर्स को भी ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इनके ऊपर जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास पढ़े तो हमारा कैवल्य स्टडी सेंटर का क्या इनको रहा सपोर्ट, कैसा सपोर्ट रहा जैसे पढ़ाई में लेके, और जो भी हमारा सर्विसेज था इनको क्या लगा, उसके बारे में कुछ इनसे रिव्यू लेते हैं हम लोग। सर जैसे कि मैं पहली बार आया था तो मतलब मैं स्टाफ लोग से ही बात किया था, सर तो उस टाइम थे नहीं, तो स्टाफ लोग का पूरा सपोर्ट मिला था हम लोग को। जब भी मतलब सर नहीं रहते थे तो हम लोग उनसे परमिशन लेके सब कुछ कर लेते थे। जैसे मतलब क्लास नहीं रह रहा है, रूम पे मतलब खाली रह रहा है, तो वो लोग बोलते रहते मतलब वो जितना टाइम है पूरा टाइम आपका है, रूम खाली है तो आप पढ़ते रहो, कोई मतलब कुछ टोकने वाला नहीं है, पूरा शांत है। जो मतलब माहौल है वो पूरा शांत है। मतलब पढ़ाई के लिए एक माहौल भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई से कोई टोक रहा है, कोई चिल्ला रहा है तो आप पढ़ लेंगे। तो इधर मेन चीज़ें हम लोग को जो माहौल चाहिए था वो हम लोग के पास था नहीं, जो इधर हम लोग को मिला। जो शांत माहौल एक चाहिए पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और इधर हम लोग का मतलब मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं था कि लैपटॉप भी नहीं था, हम लोग के पास सिर्फ मोबाइल ही रहता है। तो मॉक टेस्ट में लगाता था तो मोबाइल में लगाने के टाइम कभी कॉल आ जाता है, कभी मैसेज आ जाता है, कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उस टाइम तो दिमाग इधर उधर हो जाता है, फिर हम लोग उधर उसको देखने लग जाते हैं। तो इधर हम लोग का कंप्यूटर भी था, तो हम लोग को सर भी बोले थे कोई उसका चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग दिन भर चाहो तो दिन भर भी बैठ के मतलब मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। एग्जाम मतलब जब हम लोग का सिलेबस खत्म होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। उसको लगाएंगे तो मतलब पॉलिश हो जाता है एक तरह से, मतलब हम लोग का जो भी है पढ़े हैं जितना वो पॉलिश हो जाता है, और प्रैक्टिस भी हो जाता है कि एग्जाम से बैठने से पहले ही हम लोग प्रिपेयर हैं एग्जाम देने के लिए। तो इधर हम दिन भर ही अपना करते रहते थे, अपना मॉक टेस्ट लगाते थे। कंप्यूटर तो ऐसे भी सर हम लोग को सुविधा दे के रखे थे कि आप पूरा दिन भर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन भर जितना क्लास टाइम रहता था हम लोग बस खाने के लिए जाते थे, दिन भर इधर ही कोचिंग में ही बैठे रहते थे। पढ़े ना पढ़े जो भी करें कोचिंग में बैठे रहते थे। काम के टाइम काम, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, बाकी टाइम भी घर में हम लोग तो मतलब प्रिपरेशन के टाइम घर में ज़्यादा नहीं रहे थे, इधर ही क्लास कर रहे थे, इधर ही प्रैक्टिस कर रहे थे, इधर ही सब कर रहे थे। यही घर बन गया था हम लोग का। देखिए, जैसे कि सूरज जी बताया कि इनको दिन भर यहाँ पे रहते थे, तो कुछ लोग बोलेंगे सर जी अभी तो बता रहे थे कि ये जॉब भी करते थे। तो हाँ जी, ये जॉब क्या करते थे, बट जब इनका जो जब एग्ज़ाम के आसपास ना, जैसे एग्ज़ाम इनका नियरेस्ट आया, आई थिंक 1 मंथ बिफोर द 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, इन्होंने जॉब को क्विट किया और दिन भर ये ठाना कि इस बार जो भी हो जाए मेरे को जॉब पाना है, मतलब पाना है, एक सरकारी एम्प्लॉय मेरे को बनना है। और इन्होंने जॉब छोड़ के दिन भर यहाँ बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे दो दो ऑफिसेज वगैरह है, आपको पता नहीं है, हमारा कंप्यूटर लैब अलग से है। तो वहाँ पर डेडिकेटली हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अब तो हमारा और भी कंप्यूटर्स नए नए आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा पूरा कैबल्य स्टडी सेंटर जाके आराम से मॉक टेस्ट लगा सकता है। और इनको हम लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी दिए थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक हमारा ऑफिशियली फ्रेंचाइजी पार्टनर है वेस्टर्न उड़ीसा का हम लोग का। और बच्चे अभी तो हमारा जो लैब में भी हम लोग आपका आईडी ऑन कर दिए है, आपको आईडी की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाके वहाँ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं, फ्री वाईफाई है, फुल्ली एयर कंडीशन है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ढेर सारा बुक्स वगैरह है, मैगजीन भी अवेलेबल है, मंथली मैगजीन है, आपको डेली का न्यूज़पेपर भी उसमें आ रहा, पढ़ाई कर सकते हो। उसके साथ में देखिए हमारे बहुत सारे टीम बढ़ गए हैं, सपोर्ट टीम अवेलेबल है, बच्चे आते हैं दिन भर डाउट्स वगैरह पूछते हैं, डाउट्स के लिए कभी मना नहीं करते हैं। चाहे वो हमारे प्रैक्टिस बैच के बच्चे हो, चाहे रेगुलर बैच के बच्चे हो, चाहे कोई बच्चा, वो कभी भी डाउट पूछ सकता है कि कोई टीचर हमारा उनको मना नहीं कर सकता। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि डाउट पूछेंगे तो वो भाग जाएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभी नहीं, वो डरते हैं। डरना नहीं है, अरे बच्चा है तो वो डाउट पूछेगा ही, और आप टीचर बने हो तो आपको टीचर का डाउट बताना ही पड़ेगा बच्चों का आपका। तो ये होता है, अगर टीचर स्टूडेंट है, अगर डाउट नहीं पूछे तो स्टूडेंट नहीं रहा फिर तो, मतलब उनको तो डाउट होगा ना, बच्चा पढ़ेगा तो टीचर को डाउट होता है, उनको तो डाउट होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अभी आते जैसे कि इनको इनसे इनसे पहले एक सवाल लेते कि जैसे कि हम लोग कैवल्य स्टडी सेंटर आपको बहुत सारे हैंड आउट नोट्स वगैरह दिए थे पढ़ाते समय, तो उसका आपका क्या बेनिफिट मिला, और साथ में कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह आप फॉलो की, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं बच्चों को हमारा। जी सर, जैसे कि हम लोग इधर हम लोग को मतलब क्लासेस के टाइम भी हैंडआउट्स मिलता था, उसके बाद भी हम लोग को जो हैंडआउट मिलता था उसमें से टेस्ट भी मतलब करते रहते थे सर। जैसे कि हम लोग का रेगुलर टेस्ट भी चल रहा था, वो हैंडआउट से हम लोग का सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी आया था। जैसे कि जो हैंडआउट्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें से जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस आते रहते थे, कि हम लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मतलब अटेंड कर रहे थे। फिर मॉक टेस्ट के हिसाब से मतलब उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन भी दे रहे थे, उसका अपर लेवल क्वेश्चन भी हम लोग को प्रैक्टिस करा रहे थे सर। तो जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम आया था, उससे आसान ही आया था, उससे मतलब हार्ड नहीं था। जो हम लोग इधर पढ़ रहे थे उससे आसान ही आया हुआ था, इसलिए एग्जाम क्लियर करने के टाइम हम लोग जब एग्जाम दे भी रहे थे तो इतना मतलब समझ में आ रहा था कि हाँ ये एग्जाम निकल जाएगा जब हम दे रहे थे। क्योंकि जब हम लोग कोचिंग में जो भी हैंडआउट्स था उसमें जो क्वेश्चन था वो अपर लेवल का क्वेश्चन था, वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जो डाउट था सर को पूछ रहे थे, और जिस दिन हम लोग का डाउट हो रहा था उसी दिन ही क्लियर हो रहा था, इसलिए हमको डाउट्स भी बचा नहीं था। तो और
देखिए, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी हमारा जो कंटेंट था, हम लोगों ने क्या किया था कि एसएससी जीडी से थोड़ा सा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हमने रखा था, जो इनका लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था। उसके साथ हमने क्या किया था कि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से जो भी एसएससी जीडी से रिलेवेंट हम लोग को लग रहा था, या थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया था, जानबूझ के इंक्लूड किया था कि बच्चा अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा तो जीडी वाले जो सवाल वगैरह होंगे उसको डेफिनेटली वो आराम से कर पाएगा। और वही इनके साथ हुआ कि हम लोग, हमारा जो लेवल था थोड़ा प्लस था, कुछ मीडियम भी था, कुछ मॉडरेट भी था, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी डाले थे अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। तो जिनसे क्या हुआ कि इन लोगों का अभ्यास बन गया, जो भी डाउट्स वगैरह हो रहा था इमीडिएटली हम लोग इनको दिन भर अवेलेबल होते थे, इनको डाउट्स वगैरह ले रहे थे, उससे क्या हो गया, इनका डाउट पूरा क्लियर हो गया। और जब एग्जाम में बैठे तो इनको लग रहा है मैं तो पढ़ा था, एग्जाम देते देते ही, जैसे ये बताएं कि एग्जाम देते देते ही इनको लग गया कि इसमें सिलेक्शन तो पक्का है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस कि आप अगर एग्जाम ठीक से देंगे, सही से पढ़ के जाएंगे ना, तो एग्जाम खत्म होने का पहले ही आपको जहन में आपका आ जाएगा कि ये एग्जाम तो मेरा इस बार फटने वाला है, पूरा फोड़ने वाला है, मेरा सिलेक्शन पक्का है। भले एक दो मार्क के लिए अगर हो जाए तो वो किस्मत बाद में आ जाएगा, बट इस बार तो एग्जाम मेरा पक्का लगने वाला है। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं कुछ टीचर्स के बारे में, कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ बुक्स वगैरह कोई बच्चा अगर फॉलो करना चाहता है तो। जैसे कि मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, और जीके के लिए आप लूसेंट्स का जीके फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम लोग को इधर हैंड आउट के हिसाब से हम लोग को एक मतलब पहले से प्रिपेयर मतलब होने वाला क्वेश्चन सेट भी मिला हुआ था। जैसे कि मैथ्स का भी था, चारों सब्जेक्ट का मिला हुआ था, जो पहले से प्रिपेयर था उससे भी देख के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे कि मतलब वो पहले से बना हुआ था, कोचिंग के हिसाब से कोचिंग वालों ने प्रिपेयर करके बच्चों के लिए दिया हुआ है। जो अगर आप मतलब पहले बाहर से बुक में नहीं ले पा रहे हैं तो इधर जो बुक मिल रहा है उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ही रहता है, और इस मतलब एग्जाम के हिसाब से ही क्वेश्चन रहता है, इतना ऊपर का भी नहीं रहता, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता, हार्ड टू मॉडरेट रहता है। जिस एग्जाम को जिस टाइप का क्वेश्चन पड़ेगा उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। देखिए, सुब्रत जी कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आप मैथ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल बहुत ही रेप्यूटेड बुक्स वगैरह हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। जीएस के लिए आप लुशियन का बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो कंटेंट है, ये कह रहे हैं कि उनका हमारा जो कंटेंट है वो भी सफिशिएंट है, अगर कोई बच्चा अगर ठीक से पढ़ना चाहे तो वो भी सफिशिएंट है, उसको ही पढ़ के भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। और ये सत्य बात है, हमारा जो कंटेंट होता है हर साल हम उसको अपग्रेड करते हैं, कुछ नए नए क्वेश्चन उसमें ऐड करते हैं। साथ में इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा जो क्लासेस था इनका ऑफलाइन बेस था, और साथ में हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस रन करते थे मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे सुब्रत नाहक सर लेते थे, मैं लेता था, और बहुत सारे टीचर्स हमारे ले रहे थे। तो ये क्या ऑनलाइन क्लासेस भी करते थे, उनसे कितना सपोर्ट मिला, और क्या ऑफलाइन क्लासेस में क्या दोनों में अंतर था, या दोनों में मज़ा आया, दोनों से पढ़े कि नहीं पढ़े, थोड़ा इनसे बात करते हैं हम लोग। देखिए, एग्ज़ाम जो कोचिंग जो होता है आपको ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप ऑनलाइन पे कुछ डाउट बन रहे हो आपको नोट करके रखेंगे, बाद में पूछेंगे। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जब डाउट बन रहा है तभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मैं रुक गया, इधर मेरा समझ में नहीं आया, इस स्टेप में मैं रुक गया हूँ, तो उसी टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑफलाइन सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन मान लीजिए आप आ नहीं सकते किसी टाइम, या फिर किसी दिन कोई दिक्कत हो गया, आपको छुट्टी लेना पड़ रहा है, उस दिन हम लोग का इधर रेगुलर ऑनलाइन बैच चलता रहता है। यहाँ ऑफलाइन बैच चलता रहेगा, इधर ऑनलाइन भी क्लासेस चलता रहता है। तो ऑनलाइन हम लोग भी देख सकते हैं घर में बैठ के। अगर कोई काम में मतलब बिजी हो गया, क्लास नहीं आ पाए, तो हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन में जो मतलब सर पढ़ाते थे वो सेव होके रह जाता था, अगर उस टाइम नहीं देख सकते तो बाद में देख सकते हैं। कुछ कुछ अगर मतलब किसी केस के लिए हम लोग मिस कर गए, क्लास नहीं आ पाए, तो वो वाला सब्जेक्ट जो उस दिन पढ़ाया हुआ है वो ऑनलाइन में पहले ही सेव होकर मतलब हुआ रहता है। उधर से हम लोग देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो डाउट बचेगा, हम लोग क्लास तो कर लिए, जो डाउट बचेगा वो आके ऑफलाइन में पूछ लेंगे जिस दिन हमको टाइम हो रहा है, हम क्लास के टाइम पे। देखिए, तो ये एक बेनिफिट होता है एक कोचिंग सेंटर का, जिससे देखिए हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, साथ में हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए अगर कभी आप अपसेंट कर दीजिए, जैसे इन्होंने बताया कभी अपसेंट हो गए, तो आपको डरने वाला बात नहीं है कि क्लासेस मिस होगी। आप सेम क्लासेस को, हमारा लाइव क्लास चलता है, घर में बैठ कर देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देख पाए तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है, उसको बाद में देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जितना बार देख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ में हमारे यूट्यूब पर भी क्लासेस चलता है जो कि फ्री ऑफ कंटेंट, वहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बच्चे वहाँ से भी बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, इन्होंने भी पढ़ाई किया था, मुझे आज भी याद है, पढ़ते थे। इनके साथ अभी हम लोग आते हैं कुछ टीचर्स वगैरह के ऊपर में, जैसे मैं रैंडमली टीचर्स लोग का नाम लूँगा और उनके बारे में आप रैंडमली कुछ भी जो भी आपको समझ में आ रहा है जैसे पढ़ाते थे आप उनके बारे में कुछ कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हमें नाम लूँगा सुब्रत नाहक सर, हमारे हीरो। जी, सुब्रत नाहक सर मतलब उनका पढ़ाई का तरीका अलग था। मतलब वो जब भी मैथ पढ़ाते थे हम लोग, जो अगर मान लीजिए एक मैथ को सॉल्व करने का 2-3 तरीका है, हम लोग एक तरीका समझ नहीं पा रहे हैं तो वो दूसरा तरीका में समझा देंगे। जो तरीका आपको सूटेबल लगे उसी तरीका में वो आपको समझा देंगे, आप समझ भी जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तभी समझ जाएंगे, आपको क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। उनका पढ़ाई उसी मतलब हिसाब से होता था, इसलिए अच्छे लगते थे वो सर। हम लोग सब लोग को अच्छे लगते थे। और उसके बाद आते हैं हम लोग रश्मि सर, हमारे रश्मि सर। रश्मि सर भी मतलब वो पहले से हम लोग मतलब अगर रीजनिंग में कहीं छूट रहे हैं वो क्लास कराते थे, फिर उसके बाद हम लोग को दे देते थे कि इतना आप प्रैक्टिस करके आना, मैं फिर से आप लोग का टेस्ट लूँगा।
मतलब प्रैक्टिस करने में वो पूरा हेल्प करते थे। जहाँ मतलब समझ में नहीं आ रहे हम लोग तो मतलब कुछ कुछ तो कर लेते थे, हर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो सर को पूछते थे, उसी टाइम वो क्लियर भी करा देते थे। और बाकी मुझे मतलब जितने टीचर्स थे हर कोई अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम जैसे कि अब गिने चुने बताऊँ तो मुझे 2-3 टीचर थे जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। जैसे कि विजय सर हैं। विजय सर मुझे क्योंकि उस टाइम मुझे जो मेन चीज़ का ज़रूरत था, मैं इंग्लिश हो रहा था, लेकिन वो मुझे मेन चीज़ जो था यहीं से मिल गया। मेरा जो मार्क इतना हाई उठा तो वो हिंदी की वजह से ही उठा है। मुझे पता है अगर हिंदी नहीं होता तो मेरा 10-15 मार्क तो यहीं पे कट जाता, तो मेरा कटअप में आने के लिए मुझे बहुत मतलब मुश्किल हो जाती। तो विजय सर के वजह से मैं मतलब ये बोलना गलत नहीं होगा, विजय सर की वजह से मेरा एग्ज़ाम निकल गया है, क्योंकि हिंदी रहा इस उसका मतलब जितना, हाँ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, हिंदी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो इसके लिए मुझे विजय सर बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मैथ पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, वो अपर लेवल का है। मतलब जैसे मतलब हम लोग को जो सो ट्रिक्स पता नहीं रहता है, बहुत सारा मेथड रहता है वो हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन सर उसी मेथड से बताते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेथड हम लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा था। सर हमको नया नया मेथड में भी पढ़ाए हैं, वो भी हमको अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग मुझे अच्छे लगते थे वो सुब्रत नाग सर, उनका पढ़ाई का मतलब तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रीजनिंग में बताऊँ तो एक मोनालिसा मैडम थे, उनका भी पढ़ाई का तरीका बहुत अच्छा था। हम लोग को मतलब जो समझ में नहीं आ रहा था तो उनको उनका पढ़ाई के हिसाब से मतलब हम लोग को देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ मतलब ये चीज़ हो जाएगा। इतना इजी से वो समझा देते थे। और डाउट रहता था तो वो मतलब एक भी डाउट छोड़ते नहीं थे, जिस टाइम डाउट हुआ उसी टाइम उसको क्लियर करेंगे। कोई भी बच्चा पूछे, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसी टाइम क्लियर करा देते। तो उनका पढ़ाई का तरीका भी बहुत अच्छा था। और जैसे कि आपका श्रीकांत सर जीएस वाले हमारे हाँ, जीके में श्रीकांत सर हैं। जीके डर लगता था, मुझे तो पहले से ही जीके में डर है। तो फिर सर का पढ़ाई अच्छा लगता है। वो फिर जो नोट्स देते हैं, हम लोग जितना वो नोट्स दिए उतना में पढ़ के गए थे, उतना में हम लोग का 9-10 आ ही गया 40 में से। थोड़ा बहुत स्कोर कर ही लिए उन्हीं का जो हैंड आउट से। अच्छा देखिए, जैसे बोला कि जितना सर तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, बट इनका सबसे वीक सब्जेक्ट था जीएस। फिर भी सर जितना पढ़ा वहाँ से भी इनका 9 मार्क इनका आई थिंक यहाँ वहाँ से इनका आ गया था। उनके बाद उनका बैच में एक और हमारी मेन हमारी लेडी जो दबंग जिनको बोलेंगे, हमारी हिंदी जो पढ़ाती है मैडम, मिस सोनी मैडम, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके बारे में क्या रिव्यू देंगे। उनमें उनका जो सब्जेक्ट इनका बहुत मार्क आया है इनका, और वही इनको जो कटअप में मतलब कटअप से बहुत हाई मार्क दिलाने में इनका सपोर्ट किया था, हिंदी का सब्जेक्ट जो हमारा। हिंदी मतलब मेरा जो उड़िया मीडियम था, जैसे उन लोग वहाँ पे चॉइस रहता है हिंदी लेंगे या फिर संस्कृत लेंगे। तो मैं हिंदी लिया नहीं था, मैं संस्कृत ही लिया था। तो मेरा 7 क्लास के बाद मैं हिंदी कभी पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो उसके बाद हिंदी था ही नहीं। 7 क्लास के बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ा था। उसके बाद इधर वो मैडम थी, सर बोलने के बाद मैं मैडम का क्लास किया, सोनी मैडम का। वो मतलब हम लोग को जितना पढ़ाए, जितना हैंडआउट्स दिए, रेगुलर टेस्ट करा रहे थे। टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो पहले से पढ़ना में बहुत छोड़ चुके थे। जितना बोल रहे थे इतना घर से पढ़ के आओ, बाकी इधर टेस्ट होगा। रेगुलर टेस्ट होता था, जितना हो सके उतना टेस्ट हो रहा था। 100 200 क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ रहे थे, एक एक चैप्टर से 200 300 400 जितना भी क्वेश्चन है पूरा बुक कवर कर रहे थे, रेगुलर टेस्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट था, जिसके लिए मेरा 40 में से 28-30 नंबर भी आ गया हिंदी में। जब मैं 7 क्लास से छोड़ा हुआ वो सब्जेक्ट, फिर भी मेरा उतना मार्क आ गया। तो देखिए, ये होता है इम्पैक्ट। जो सोनी मैडम के बारे में मैं बता दूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सोनी मैडम एक बहुत ही लेजेंडरी टीचर है, जो कि 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है हिंदी, जो कि हायर मीडियम को पढ़ाती है, डीएवी स्कूल की टीचर रही है और आज भी पढ़ाती है। तो वहाँ से उनको बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट था, क्योंकि हमारी फ्रेंड भी है, तो उनसे बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने स्पेशल जीडी बैच में उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बच्चे हैं और हिंदी का जरूरत है, जो कि पूरा का पूरा राउरकेला, आई थिंक उड़ीसा में, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है हमारा वेस्टर्न उड़ीसा में हिंदी पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है कंपटीशन एग्जाम को लेके। आई थिंक भुवनेश्वर में कोई हो सकता है, बट मुझे लगता है वहाँ भी चांसेस कम होगा। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था। 12 साल का उनका एक्सपीरियंस था। मैडम बहुत ही अपना कीमती मतलब बहुत ही वैल्यूएबल टाइम निकाल करके इनको 2-2 घंटा 2.5 घंटा का क्लास इनका लेने के लिए रेडी हुई, और पढ़ाई लगातार हमारे पास लगातार 3 सालों से लगभग हमारे पास पढ़ा रही है। 22 23 24 25 आ गया। इस बार भी जो हमारे जीडी का बैच अभी रनिंग है, उसमें भी मैडम उनको पढ़ा रही है, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रही है, बहुत मेहनत कर रही है। तो उनका देखिए, उनका मेहनत और हम सबका मेहनत मिलकर और साथ में इनका भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका भी खुद का मेहनत भी है, जिनसे इनका रिजल्ट निकला। और जैसे कि उसमें उस बैच में और हमारे कौन बचे, इतने ही लोग थे हमारे उस बैच में, जिस बैच में ये पढ़े। टीचर्स हमारे पास बहुत सारे थे जिनके बैच में ये पढ़े थे हमारा प्रैक्टिस क्लासेस के लिए। उसके बाद जैसे कि हमारा अभी इनसे कुछ सजेशन लेंगे, जैसे कि हमारा एसएससी जीडी जो फिर से अपकमिंग एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, तो आरपीएफ का जो आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है मार्च मंथ के लिए, उनके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा, लास्ट मोमेंट में क्या प्रिपरेशन करें, कैसा स्टडीज बनाए, टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, उनसे जानेंगे ये कैसे मैनेजमेंट किए थे और बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे। जैसे कि मैं पहले जॉब कर रहा था, लेकिन जब हम लोग का एग्ज़ाम करीब आया
तो मैंने जॉब क्विट किया। 1 महीना का बैकअप तो हर किसी के पास रहता है। जब एग्ज़ाम 1 महीना बाकी है तो इसको 100% अपना देना ही चाहिए, क्योंकि नहीं देंगे तो 1-2 मार्क के लिए अगर छूट गए तो अपना ही गलती है। कोचिंग वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अपना भी लगाना पड़ेगा। 1 महीना कुछ नहीं होता, जब एग्ज़ाम पास आ जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के एग्ज़ाम के लिए ही लगना है। दिन में कुछ नहीं तो 8 घंटा आपको लगना ही है, क्योंकि मैथ है, रीजनिंग है, उसको टाइम नहीं देंगे तो होगा नहीं। तो जिसके मतलब जब मैं पूरा टाइम दे रहा था उस टाइम में दिन में कुछ नहीं तो 3 से 4 घंटा मैथ कर रहा था, 2 घंटा रीजनिंग कर रहा था, 2 घंटा 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा जीके, इतना टाइम मैं दे रहा था जब मैं पूरा टाइम दे लगा रहा था क्लासेस छोड़ के। बाकी आपका जितना सिलेबस है अभी मतलब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो सिलेबस आपका जितना कंप्लीट होना था अभी हो चुका है। अभी आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। मॉक टेस्ट ही मेन चीज़ रहता है। हर हर मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं लगाए तो आपका मतलब प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट जाता है। वो लगाएंगे तभी आपका जो प्रिपरेशन है वो आपका पॉलिश हो जाएगा। जितना भी आपको छूटा हुआ है एग्ज़ाम के टाइम भी आपको सिलेबस आप पूरा कवर नहीं किए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर लगा रहे हो आपको तो वहीं से आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप उसको कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम। देखिए इनका इनका जो हमारी शांति है, और जितने बच्चे उसको हम लोग इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और जितने बच्चे सिलेक्ट हुए, जो बच्चे सच में सिलेक्ट हुए, उन सबका एक ही कहना है कि एट द लास्ट मोमेंट में नहीं, लास्ट मोमेंट से लास्ट 1 महीना 2 महीना पहले से ही आप जो भी पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब आपको ओनली रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के साथ में एक चीज़ अपने आप को चेक करना है कि आपका लेवल कहाँ है। उस लेवल को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा, और अपने आप को आप समझ पाएंगे कि मेरा लेवल कहाँ पर है, कहाँ मुझे दिक्कत हो रहा। कि वक्त रहते ही अगर आपको पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट में कहाँ पर आपको दिक्कत है, उस चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम सर पे आ जाएगा, 2 4 5 दिन रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा का पूरा फुल बेनिफिट्स हमारे पास व्यवस्था बना गया है, पूरा फुल्ली लैब है हमारे पास में, जैसे इन लोग दिया करते थे, अभी भी बहुत बच्चे देते हैं। जिन बच्चों को सच में नौकरी चाहिए ना, वो सच में आके मॉक टेस्ट देते हैं, और जिनको नहीं चाहिए ना, उनको मैं बोल बोल के थक जाता हूँ। वो बच्चे भी बोलते हैं अरे यार तू दे दे, वो लोग नहीं देता है। तो ये हमारे पास, मुझे अभी भी याद है, बैठ के मॉक टेस्ट दिया करते थे, और भी बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दिया करते थे। जो बच्चे मॉक टेस्ट दिए उनका रिजल्ट आया है, भले लेट से आया लेकिन रिजल्ट उनका आया। IBPS जैसे PO वगैरह मेंस पे भी आया है, क्लरिकल एग्जाम में भी आया है, SBI पे भी हमारे बच्चों का आया है, उड़ीसा स्टेट में भी आया है। तो याद रखिए, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मतलब अभी का जो लास्ट समय एट द मोमेंट चल रहा है, हमारा 4 फरवरी से एग्जाम है 2025 में। तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। अब पढ़ाई उड़ी जितना था होना था हो चुका है, अब मॉक टेस्ट पर ध्यान रखिए। अगर जॉब वॉब करे, जॉब से छुट्टी लीजिए, बोलिए सर मैं जॉब नहीं आऊँगी, क्योंकि जॉब तो जीवन भर करेंगे, सरकारी करना है या प्राइवेट करना है, वो डिसीजन आपका होगा और अभी लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बार एज निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो आपको पढ़ना है, कब सिलेबस चेंज हो जाए कौन जानता है। तो अब इनसे थोड़ा सा हम लोग लेते हैं कि इनका बेस्ट सब्जेक्ट क्या था, और बात करते हैं इनसे थोड़ा। मेरा बेस्ट सब्जेक्ट मतलब है, जैसे कि मैं पूरा इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं रीजनिंग में स्कोर कर लूँगा। रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है उसमें मैं स्कोर कर लूँगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे थे मैडम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, कोई डाउट ही नहीं बचा था रीजनिंग में, कुछ डाउट नहीं बचा था। और ऊपर से हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे दिन में, 2 2 3 3 फुल टेस्ट लगा रहे थे और सब्जेक्ट वाइज भी लगा रहे थे, तो उसमें रीजनिंग में कोई डाउट ही नहीं बचा था। वो मेरा बेस था। वो मेरा 40 मार्क तो मैं उधर से उठा लूँगा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस था। हालांकि एग्जाम में एक गलती मेरे से हो गया है, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंस था कि रीजनिंग में मेरा छूटने नहीं वाला। उसके बाद सेकंड में मेरा बेस बना मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में मुझे अच्छा हो रहा था। जो सर थे हमको अच्छे से पढ़ा रहे थे, और मॉक टेस्ट से भी मेरा मतलब जो सब डाउट रह रहा था वो सर से मैं क्लियर करा ले रहा था। तो मेरा मैथ्स, उसके बाद मेरा मैथ्स था रीजनिंग के बाद। उसके बाद मेरा हिंदी, वो तो मैं सर सजेस्ट करने के बाद ही मैं हिंदी में शिफ्ट हुआ था, इसलिए मैं थर्ड में उसको रखा था। नहीं तो मैं पहले से पता होता, पहले से मैं हिंदी पढ़ता तो उसको मैं पहले रख देता, जैसे कि रीजनिंग है। इसलिए मैं थर्ड में हिंदी को रखा। उसके बाद मैं हिंदी को जो प्रायोरिटी दे रहा था। उसके बाद आखिर में मैं GS कर रहा था, क्योंकि GS का सिलेबस बहुत बड़ा था और मेरा मतलब इतना याद में भी टाइम भी कम है, और इतना याद भी मुझे नहीं रह रहा था GS के लिए। इसलिए मैं उसको लास्ट में रखा था। इसी हिसाब से मैं प्रिपेयर कर रहा था। जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो सबसे मेन सब्जेक्ट था इनका रीजनिंग था। तो रीजनिंग में मेरे पास जो इनका स्कोर है वो था 37.75, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था इनका। आउट ऑफ 20 में से इनका 1 क्वेश्चन गलत हो गया। 1 क्वेश्चन ना, आई थिंक 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, 1 क्वेश्चन ना, 1 क्वेश्चन गलत हुआ था। और उसमें जो भी मार्क वगैरह कम होता, नॉर्मलाइजेशन होकर इनका मार्क जो फाइनल रिजल्ट में आया था वो 37.75 इनका मार्क आया था। तो देखिए बहुत बढ़िया। उसके बाद जो इनका सेकेंड सब्जेक्ट मेन इनका था, सेकेंड सब्जेक्ट क्या था आपका, मैथ था। मैथ में इनका 31.25 आया। और इन्होंने इंग्लिश को थर्ड में रखा था हिंदी को, क्योंकि पहले इन्होंने इंग्लिश जाना था, बाद में इनको पता चला कि हिंदी को भी लेना है, इसलिए हिंदी को थर्ड में रखा था। बट हिंदी में मार्क इनका बहुत आया है। हिंदी में जो मार्क आया इनका 28.75 आया था।
और लास्ट में जीएस रखा। तो जीएस का मेन कारण यह था कि जीएस बहुत ही बड़ा है, सत्य है, ये बोले इनको याद नहीं हो पा रहा था, ठीक है याद नहीं हो पा रहा था, और समय भी कम था और प्रेशर भी था। तो इनको पता था कि जो कटअप आने वाला है ओवरऑल से, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि चलो ओवरऑल से कटअप आएगा तो पहले मैं रीजनिंग को रख लिया, मैं पूरा मार्क ले आऊँगा, मैथ में ले आऊँगा, फिर हिंदी में ले आऊँगा, उसके बाद जो मार्क बच गया वो हमारा हो गया बोनस। फिर भी इनका देखिए यहाँ मार्क कितना आ गया आपका, 9 मार्क इनका आ गया था। तो सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए इनका सब्जेक्ट जो फेवरेट अपने हिसाब से हो सकता है, किसी का जीएस हो सकता है फेवरेट, जिसका जो फेवरेट है उस फेवरेट पे पूरा दबा के फोकस करना है, जो वीक है उसको लास्ट में रखना है, लेकिन उसको रखना है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं करना है उसको, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इनसे कुछ एक लास्ट क्वेश्चन इनसे हम लोग लेते हैं कि इन जितने भी टीचर से पढ़े हैं तो इनका बेस्ट टीचर कौन से, जो भी हमारे कैवल्य स्टडी सेंटर से। मुझे बेस्ट टीचर लगे क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम निकलने में सबसे बड़ा योगदान था वो विजय सर ही थे, इसलिए मेरा बेस्ट टीचर विजय सर ही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो एक छोटा सा मेंटरशिप मिला वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर कराने में, इसलिए विजय सर ही मेरा बेस्ट सर है। थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए मेरे लिए इतना बड़ा बात बोल दिए। हालांकि मैं तो बोलूँगा कि हमारा जो मेरा काम था बताना एज ए मेंटर एज ए टीचर, बट इनका काम था पढ़ना। इन्होंने मेरा बात सुना, सही समय पर डिसीजन लिया और पढ़े, देखिए उसका रिजल्ट निकला। तो सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे टीचर से, हमारे पूरे स्टाफ के साथ में, हमारे सुब्रत का भी है, क्योंकि सुब्रत ने पढ़ा, बात सुना, और इन्होंने मेहनत किया। मान लीजिए मैं जितना भी चलाऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोगों ने बोला, हम लोग डांटे भी, कितने बार डांटना ही पड़ा इन लोगों को कि आप लोग क्लास क्यों अब्सेंट कर रहे, क्यों क्लासेस नहीं आ रहे, क्यों क्लासेस में टेस्ट नहीं दे रहे, मॉक टेस्ट से मार्क क्यों हो रहा, रिवीजन करिए, घर में जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो जाकर देखिए, बार बार वीडियो को देखना है आपको। तो फाइनली देखिए इनका रिजल्ट यहाँ पर निकल गया। बाकी हम लोग जाते जाते इनसे कुछ 2-4 बात ले लेते हैं कि इनका पर्सनल कुछ अगर बोलना चाहेंगे, मान लीजिए अगर यूट्यूब वगैरह से कहीं से कुछ क्लासेस किए हैं या कहीं से पढ़ते थे, उनके बारे में बता सकते हैं कि हाँ कोई टीचर से बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जैसे उनको भी बेनिफिट हो, हमारे साथ उन और भी बच्चे हैं ना, जैसे आप कहीं से मान लीजिए पढ़े होंगे तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप इन टीचर से भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी फायदा होगा। जी, जैसे कि हम लोग का कैवल्य क्या तो खुद का ही ऑनलाइन मतलब सीरीज़ रहता है, उसमें से मैं पढ़ रहा था। लेकिन यूट्यूब में भी वेरियस वेबसाइट्स है जो मतलब चैनल सब है, वो वहाँ से मैं पढ़ाई मतलब पहले से पढ़ाई कर रहा था। जबकि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए कभी कभी अगर कोई मतलब छूट जाता है, कोई कोई छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है कि मैं उस टाइम मतलब सर का क्लास नहीं होगा, कुछ दिक्कत होगा, जो डाउट रहता है, तो वो मैं यूट्यूब से देख लेता था। अगर मिलता था ठीक है, नहीं तो जब सर आते थे सर से पूछ लेता था। आज का डेट में जो आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो मैं ये आपको सजेशन करना चाहूँगा। देखिए या तो कैवल्य स्टडी सेंटर के जो हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है वहाँ से, या हमारे जो बच्चे पेड वाले बच्चे हैं एप्लीकेशन पे, या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, या फिर दुनिया में हमारे जो इंडिया में बहुत सारे लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपका एम है जॉब पाना। आप हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, खुद से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस भी टीचर से पढ़िए वो सही ढंग से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, कि उस टीचर के अंदर में वो काबिलियत है कि नहीं है, उसको एक बार जज कर ले, और उसके बाद कहीं से भी अच्छा लग रहा पढ़ते चलिए। ये मेरा एक सजेशन रहेगा आप सबके लिए। और सुब्रत जी का ज्वाइनिंग है 15 तारीख को, और काफ़ी अपना वैल्यूएबल समय निकाल के हम लोग के पास में आए मिलने के लिए। इनका दिल से, हमारे पूरे का पूरा कैवल्य स्टडी सेंटर की तरफ से इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इनका जो निकले। थैंक यू सुब्रत। हम चाहते हैं कि आप जैसे आपको जॉब लगा, आपका फैमिली आपको सपोर्ट किया, आपके जो भी भाई बहन होंगे, छोटे होंगे बड़े होंगे, मैं चाहूँगा कि आप भी जब जॉब के बाद जो सैलरी आपका आएगा तो उस पर कुछ कंट्रीब्यूशन उनका डेवलपमेंट के लिए लगाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन इज़ ए पावर, एजुकेशन इज़ ए पावर, और कंसेप्ट होना चाहिए पूरा बेसिक से। तो उनको अगर ये सहायता करेंगे, जो भी इनका हेल्प करेंगे, जो भी इनका भाई है, इनका बहन है, या जो भी इनको लगता है जिनको हेल्प करना चाहिए, और कुछ ऐसे बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं उसको हेल्प करना चाहिए, वो बच्चा शायद में कुछ, उसको अगर हेल्प कर दो तो बच्चा पढ़ के आगे निकल जाएगा। हम लोग बहुत सारे कैवल्य स्टडी सेंटर में बच्चों को नाम हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग बहुत सारे बच्चों को हेल्प करते हैं जिनको लगता है कि नहीं हेल्प सच में हेल्प होना चाहिए, और बच्चों को हेल्प करने से उसका जॉब लगेगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स बट वी कैन नॉट टेक द नाम ऑफ देयर स्टूडेंट्स, बिकॉज वो हमारा प्राइवेसी है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम लोगों। बच्चे को भी खराब लगेगा कहीं ना कहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। जब वो सिलेक्शन हो जाएंगे, इंटरव्यू में आएंगे, तो फिर उनको हम आपके सामने मिलाएंगे जैसे इनको मिलाए। तो वो एक प्राइवेसी उसको रहने दीजिए। बट हम सपोर्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, और आने वाले फ्यूचर में करेंगे। जब तक भगवान हम लोगों को शक्ति देगा और हम लोग अवेलेबल रहेंगे, काबिलियत होगा, हम हर बच्चों को सपोर्ट करेंगे। क्यों देखिए बाकी रहता, कुछ लोग बोलते सर ये फीस लेते हैं, तो फीस तो देखो हमको लेना पड़ेगा। फीस अगर नहीं ले पाएंगे तो वो जो सिस्टम, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सर्विसेज आपको नहीं मिलेगा, अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अकेले कितना काम करूँगा, अकेले नहीं कर सकता कुछ भी ना। तो जो फीस भी हमारा होता है बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत से नॉमिनल ही रखते हैं, जैसे कि हर बच्चा उसको पे कर पाए। एक गरीब से गरीब बच्चा, एक अमीर से अमीर बच्चा,
ठीक है ना। तो सुब्रत जी हमारा कमिटमेंट करेंगे कि ये अपने जब अपने जीवन में पक्का 1 से 2 बच्चे को कम से कम ज़रूर सपोर्ट करेंगे उसका पढ़ाई में, एजुकेशन में, जैसे वो भी सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी ना भी हो तो कम से कम एजुकेशन में पढ़ने में सहायता करेंगे, और अपना परिवार का पूरा अच्छा से ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। और हम लोग से जब भी राउरकेला आएंगे कभी कदाल मिल लिया करेंगे, याद रखेंगे हम लोग उनको। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।